सॉरी गाइज, आज थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए आपकी क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। फिलहाल आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस करने के लिए मैं रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है। आपको यहाँ ये बताना है, जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में एक शब्द दिया गया और साथ में उसका विलोम दिया गया, तो आपको ये बताना है कौन सा विलोम शब्द गलत, विलोम शब्द की जोड़ी गलत है। तो देखो, जैसे राग का विलोम विराग, ये सही है। व्यष्टि का विलोम समष्टि सही है। उत्तम का अधम सही, जबकि बच्चा का विलोम बूढ़ा होना चाहिए, या बालक होता तो इसका विलोम वृद्ध होना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी गलत है। पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं। पयोधी, सिंधु और वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी गंगा। देखो, जैसे यहाँ दिया गया है इसमें वारिस, वारी धन ईस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वारी धन ईस, तो वारी कहते हैं जल को, और ईस का मतलब होता है देवता, पति, भगवान, राजा, इस तरह से होता है। तो जल के राजा यहाँ कौन हो सकते हैं, जहां मतलब अपार जल हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, तो वो हमारे समुद्र है। तो ये सारे हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको तत्सम शब्द बताना है। कौन सा शब्द तत्सम है। ए उज्ज्वल, बी केवल, सी इकट्ठा, डी उपरोक्त। आपको ये बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द बताना है, कौन सा शब्द जो है वो है तत्सम। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, उज्ज्वल, जिसका तद्भव होता है उजला। ऑप्शन ए वाले सभी लोग सही हैं, ठीक है। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। कोई वाक्य होता है तो उसमें काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, ये बताना है। ए कर्ता, बी करण, सी कर्म, डी क्रिया। आंसर दीजिए आप लोग, क्या कहेंगे। तो जैसा कि आपको पता भी होगा, काम जो वाक्य में जो भी काम करता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ यही पूछा गया है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, कर्ता। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। यहाँ जब आपको पता भी होगा कि संविधान में हमारे 22 भाषाएं हैं, तो इस 22 भाषाओं में यहाँ 4 भाषाएं दी गई हैं। 4 में से 3 भाषाएं ऐसी हैं जो संविधान में हमारी दर्ज हैं, एक जो है वो दर्ज नहीं है। वो आपको बतानी है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सी नहीं है। तो जो हमारा देखो, मैथिली भी है, बोडो भी है, मणिपुरी भी है। जो हमारा ऑप्शन डी है भोजपुरी, वो हमारी भाषा नहीं है, संविधान में शामिल नहीं है, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन डी है आंसर, वो सभी सही है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे पिछला क्वेश्चन था, क्रिया, वाक्य में क्रिया का कार्य क्या था, इस तरह से रिलेटेड था। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। अब ये है क्रिया का प्रभाव पड़े, तो ये आपको बताना है क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ऑप्शन डी वाले सभी सही है। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान कारक बताना है आपको, किसमें प्रयुक्त हुआ है अपादान कारक। जैसा कि आपको बताया भी है प्रीवियस क्लासों में, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है से। लेकिन जब इसका से का अर्थ किसी से अलग होने के अर्थ में आए तो तब वहां अपादान कारक होता है, और जब से साधन के रूप में प्रयोग होता है तो वहां हमारा करण कारक होता है। तो यहाँ अपादान कारक पूछा जा रहा है, तो आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में किसी से कोई चीज अलग हो रही है। तो ऑप्शन बी जो है, पेड़ से गिर पड़ा,
जैसे कोई व्यक्ति था, जैसे आप या हम में से कोई अगर पेड़ पर चढ़े थे और उससे नीचे गिरे, यानी पेड़ से अलग हो गए, तो बस वहां अपादान कारक के हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही वाक्य बताना है क्या है। सही वाक्य की पहचान कीजिए, बताइए सही वाक्य कौन सा है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि रविवार एक खुद दिन का नाम है, तो वहां रविवार के साथ दिन तो लगना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए और डी तो गलत हो गए, और बी सही होगा हमारा। यहाँ मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, सी में क्या है, तुम्हारे घर को आऊंगा, घर को लग गया तो यहाँ गलत हो गया। जबकि हमारा ऑप्शन भी है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, जो कि सही है। निम्नलिखित में से सही वाक्य, फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है सही वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए, एक ही वाक्य को 4 तरीके से लिखा गया है, तो आपको ये बताना है सही वाक्य कौन सा है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। जैसा कि आपको पढ़ के भी समझ में आ गया होगा, यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। विरोधी पक्ष का अगला क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से रिलेटेड है। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। कोई आपका विरोधी पक्ष का है तो उसके लिए एक शब्द में अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे। वैसे तो विरोधियों के लिए तो अपशब्द ही निकलते हैं, फिलहाल यहाँ अपशब्द नहीं, जो क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द उसके अनुसार बताना है। विरोधी पक्ष का कोई है तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। पक्षपाती, विपक्षी, द्विपक्षी, पक्षपाती। ऑप्शन ए और डी सेम है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। देखो, जब एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष, जैसे हम दो लोग, तो अगर अपनी साइड से बात की जाए तो हम पक्ष से सम्मिलित हैं, पक्ष से और जो हमारे अपोजिट होगा, सामने होगा, वो क्या होगा, विपक्ष से होगा। तो यहाँ यही, और जो सामने वाला ही विरोधी होता है, तो विरोधी पक्ष का उसे हम क्या बोलेंगे, विपक्षी। ऑप्शन बी सही है। वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। वधूत्सव शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, जैसा शब्द है वधु सब, जो दो शब्दों वधु धन उत्सव से मिलकर बना है, जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो इसका बी सही है। यहाँ देखते हैं, देखो संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ड, तो अंतिम वर्ड यहाँ बड़ा ऊ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड यहाँ छोटा ऊ है, दोनों को मिलके हमारा बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ रह जाएगा वध धन ऊ धन सब, मिलके शब्द बनेगा वधूत्सव। ठीक है, जो कि हमारा दीर्घ स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन बी वाले सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। इसमें आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है, यानी संधि के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। बताना है गलत कौन सा है, किसका विच्छेद गलत है। महाधन ओज, नौधन इक, पौधन अक, और परोधन उपकार। जैसा कि हम पहले ऑप्शन में देखते हैं, तो पहले शब्द से यहां से आ निकलेगा और यहां से ओ निकलेगा, और बनेगा क्या, बड़ा ओ। तो जब दोनों शब्दों को मिला देंगे तो हमारा शब्द बनेगा महौज। तो इसमें तो संधि का नियम फॉलो कर रहा है। दूसरा है नौ धनिक, तो नौ धनिक में से बड़ा ओ निकलेगा और छोटी ई निकलेगी। तो ये अयादि संधि का एग्जाम्पल है, जब ऐसा होता है तो यहाँ क्या बनेगा, आ भी, और इन दोनों को जब मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा नाविक। ऐसे ही यहाँ से बड़ा ओ निकलेगा और यहाँ से छोटा आ, मिलके बनेगा आव।
और जब ये शब्द जुड़ेगा तो पूरा शब्द बन जाएगा पावक। ये भी संधि का। अगला है जो, इसमें ओ का मेल ऊ से हो रहा है, तो ये बनेगा अब। जब और शब्द अगर बनाएंगे तो ये शब्द बनेगा जाके पराबुपकार, जबकि ऐसा कोई शब्द ये है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो गलत है, और यही पूछा गया था कौन सा उदाहरण गलत है। तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है वो है गलत है। ऑप्शन ए है सूत्र सूत, ये सही है। सूत्र का सूत होता है, हस्त का हाथ होता है, ग्राहक का ग्राहक होता है। तो जो ऑप्शन सी है, चक्र का चक्का होता है ना कि गोला, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ गलत है। यही गलत पूछा था। सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? आपको ये बताना है सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए, कमेंट कीजिए। ए पंडित, बी धनी, सी पति, डी गुरु। किसके पर्यायवाची हैं ये? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। तो जो ऑप्शन ए है, पंडित के पर्यायवाची हैं। सुधी, मनीषी, बुध, विद्वान, कोविद, ये सारे हमारे पंडित के पर्यायवाची हैं। बाग बाग होना, मुहावरे से क्वेश्चन है। एक मुहावरा है बाग बाग होना, जैसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो बस वही है। हिंदी में ये सही मुहावरा है बाग बाग होना। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि दिल गार्डन गार्डन कब होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है। तो इसका अर्थ क्या, आंसर क्या होना चाहिए? खुश होना। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? ए कौसली, बी बनाफरी, सी बैगानी, डी मदेसी। तो जो हमारा इसका ऑप्शन ए है, अवधि बोली का अन्य नाम जो है वो कोसली भी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? फिर से याद रखना, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं। जब भी कभी पर्यायवाची, विलोम शब्द, ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन को, पूरे प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं है शब्द, ये अंत में दिया जाता है, बिल्कुल अंत में ही रहता है। वो हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में ध्यान नहीं देते हैं। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो असुर का पर्यायवाची बस इतना पढ़ा और इसका ऑप्शन ए लगा दिया, जो कि गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ ये पूछा गया है असुर का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो चार ऑप्शन में से तीन पर्यायवाची असुर के हैं और एक नहीं है, वो आपको बताना है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में हम क्या करते हैं, अर्जुन बन जाते हैं, और फिर हमें चिड़िया की आंख दिखती है, यानी ऑप्शन ए दिखता है, बी, सी और डी नहीं दिखाई देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत होता है। और ऐसा क्वेश्चन आते हुए भी हमारे हाथ से गलत हो जाता है, फिर बाद में बहुत दुख होता है। और कहीं आप लास्ट में कहीं एक दो नंबर से रहते हैं, एक आध नंबर से रहते हैं, तो फिर और ज्यादा भी दुख हो। इसलिए जल्दबाजी की जगह प्रश्न को पढ़िए पूरा, उसके बाद जवाब दीजिए। तो यहाँ बताना है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, महाकाय। महाकाय किसका पर्यायवाची है? महाकाय कहते हैं गणेश जी को, गणपति को। जो गणेश जी हैं उन्हें हम महाकाय कहते हैं, ये महाकाय उन्हीं का पर्यायवाची। ठीक है, बाद बाकी सारे असुर के हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें आपको तद्भव बताना है कौन सा है। ए विकार, बी दंड, सी कोकिल और डी नींद। तद्भव बताना है कौन सा है। विकार का बिगाड़ हो जाएगा। ठीक है, ये
तत्सम इसका तद्भव, यहाँ हमसे तद्भव पूछा है। दंड, दंड का डंडा, कोकिल का कोयल हो जाएगा। लेकिन जो नींद है ये हमारा तद्भव है, और इसका तत्सम जो होता है वो होता है निद्रा। तो यहाँ हमसे यही पूछा गया कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नींद हमारा तद्भव शब्द है। इनमें से, अच्छा ये बताना वाक्यांश के लिए, जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होना चाहिए। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। बताना है क्या होगा जो पहले कभी ना हुआ हो। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अभूतपूर्व। जो भूतपूर्व है, भूतपूर्व मतलब कैसे आपने देखा भी होगा, कोई सैनिक वगैरह होता है, कोई अधिकारी होता है तो उसके नाम के साथ लिख जाता है भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व जो भी है। तो भूतपूर्व का मतलब पहले वो हो चुका है। लेकिन जो जो उपसर्ग ये लगता है इसका अर्थ होता है कमी, निषेध या हीनता। तो ऐसा काम जो पहले कभी ना हुआ हो तो वो होता है हमारा अभूतपूर्व। इसका ऑप्शन ए सही है। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए रोशनी, बी चंद्र, सी सूर्य, डी रेखा। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। सूर्य के सारे पर्यायवाची हैं, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और यहाँ एक चीज और बता देता हूँ, जो मार्तंड है वो जो दोपहर का सूर्य होता है उसे हम मार्तंड बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। दोपहर के सूर्य को मार्तंड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? ये किसी की आत्मकथा है, मैं भंगी हूँ, ये आपको बताना है किसकी आत्मकथा है। ए सूरजपाल चौहान, बी मोहनदास नैमिषराय, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी भगवान दास। बताना है किसकी रचना है ये, किसकी आत्मकथा है। जैसा कि आत्मकथा आप जानते होंगे, आत्म का मतलब होता है स्वयं, और कथा तो जानते हैं यानी स्वयं की जीवनी। स्वयं के बारे में अगर हम लिखते हैं तो उसे आत्मकथा बोलते हैं, और जब दूसरे के बारे में लिखते हैं तो जीवनी। ठीक है, तो यहाँ आत्मकथा पूछी गई है। मैं भंगी हूं किसकी आत्मकथा है? तो जिसका हमारा ऑप्शन डी सही है। मैं भंगी हूं भगवान दास जी की आत्मकथा है। ठीक है, मलबे का मालिक, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? ये कहानी है मलबे का मालिक, इसके आपको कहानीकार बताने हैं, यानी किसकी रचना है ये बताना है। ए राजेंद्र यादव, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी निर्मल वर्मा। बताना है किसकी रचना है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। जो मलबे का मालिक है वो मोहन राकेश जी की रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं, फेमस हैं, जैसे अंडे का छिलका, ये वो सॉरी अंडे के छिलके, और एक और फेमस रचना है इनकी आधे अधूरे, आधे अधूरे। रचनाओं से एक क्वेश्चन तो जरूर ही जरूर आना है यूपी पुलिस में आपके में, तो याद रखना, रचनाएं भी पढ़नी पड़ेंगी। तो याद रखना, मोहन राकेश की तीन रचनाएं आपको बता दी हैं यहाँ, मलबे का मालिक, अंडे के छिलके और आधे अधूरे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि नेटवर्क इशू की वजह से आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाई, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। साथ साथ कल आपको सेम टाइम में
फिर से अवेलेबल होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।